दोस्तों नमस्कार। अजीत पवार जिस वक्त महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ ले रहे थे, उसी वक्त ईडी ने एक चार्जशीट तैयार की और चार्जशीट फाइल कर दी। उस चार्जशीट में क्लियर ऑफेंस और किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अजीत पवार के खिलाफ था मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर। और इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर सीधे पंक्ति में लिखा गया था, क्लियर ऑफेंस अंडर पीएमएलए कोर्ट इन बैंक केस लिमिटेड टू अजीत पवार। और महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, उसके तहत जो 826 करोड़ का लोन पुणे जिला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से लिया गया और जरादेश्वर एसएस की फैक्ट्री और उसके एसेट जिसके एक्वायर और किसी ने नहीं, अजीत पवार और उनके परिवार ने किए हैं। तो चार्जशीट में अजीत पवार के साथ साथ उनकी पत्नी सुमित्रा पवार का भी नाम दर्ज कर लिया गया। इसको एक त्रासदी कहिए या विडंबना कहिए, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने जब खुले तौर पर गारंटी ली कि इस देश के जो भ्रष्टाचारी हैं और अलग अलग सरकार और अलग अलग राज्यों के नेताओं के नाम लेकर उन्होंने जब पूरी फहरिस्त गिनानी शुरू की, तो अच्छा लगा कि कोई तो प्रधानमंत्री निकला जो इस देश के भ्रष्टाचार करने वालों को जेल में डालने की गारंटी ले रहा है। और एक के बाद एक जिस भी घोटाले का वो जिक्र कर रहे थे, वो घोटाला कोई अभी का नहीं है, क्योंकि बीते 9 बरस में तो किसी भी जगह पर कोई घोटाला हुआ नहीं, क्योंकि दिल्ली में मोदी सरकार बैठी है जिसकी निगरानी में सब कुछ है। तो घोटालों का जिक्र हो रहा था 2014 से पहले का। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, 2014 के बाद इस देश के भीतर जो कुछ हुआ, अगर उस स्कैम की लिस्ट आपके सामने रख दी जाए और 2014 से पहले इस देश के भीतर में बीजेपी शासित राज्यों में जहां जहां घोटाले हुए, अगर उसकी फहरिस्त भी आपको बताई जाए, तो हो सकता है आप ये कहें कि प्रधानमंत्री ने विपक्ष की फहरिस्त बताते हुए तो 20 लाख करोड़ का जिक्र किया था, लेकिन जब इसे जोड़ने लगेंगे तो 20 लाख करोड़ भी छोटे पड़ जाएंगे। तो क्या वाकई 2024 में अगर मोदी सत्ता की गद्दी चली जाती है और उसके बाद अगर सारी फाइलें खुल जाए, तो ये 20 लाख करोड़ नहीं कितने लाख करोड़ होगा, आप जोड़ते रह जाएंगे। क्योंकि एक के बाद एक तमाम राज्यों में या फिर केंद्र के अधीन इस दौर में जितने भी घोटाले हुए, उस घोटाले को कानूनी शक्ल में सफेद धन में बताने की कोशिश जरूर की गई है। तो उस पन्नों को आज खोला जाए, समझा जाए, परखा जाए, क्योंकि विपक्ष की फहरिस्त तो प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहकर बता दी कि सबको जेल के पीछे डाल देंगे। लेकिन पता नहीं इस देश के भीतर कौन सा प्रधानमंत्री 2024 के बाद होगा जिसमें यह हिम्मत होगी या नहीं होगी। क्योंकि जब आप फहरिस्त खोलना शुरू करते हैं इस दौर की, और बीजेपी शासित राज्यों में तमाम जगहों पर जो घपले घोटाले हुए हैं, तो क्या उन्हें जेल के शिक्षों के पीछे डाल दिया जा सकता है? अब यह डर सत्ता को समाने लगा है और इसीलिए हड़बड़ाहट में जो भी कदम मौजूदा मोदी सत्ता उठा रही है, उसके पीछे वजह एक ही है, क्योंकि यह आर पार की लड़ाई का वक्त है। अगर आप पन्नों को खोलेंगे तो हो सकता है आपके जहन में पहला स्कैम मोदी सत्ता के दौर में IL&FS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस के डूबने का लेकर उभर सकता है। 91,000 करोड़ से यह शुरुआत, और हो सकता है आखिरी कांड आपके जहन में अडानी कांड आए, जहां पर एक झटके में 12 लाख करोड़ रुपए जो भी मैनिपुलेशन किया गया या जो भी बताया गया शेयर बाजार के जरिए, वह 12 लाख करोड़ का कम हो गया। इन दोनों के बीच की परिस्थिति में घोटालों की फहरिस्त कितनी इस देश में हो सकती है? आप कहेंगे राफेल का जिक्र मत कीजिएगा, उसमें तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा जुड़ा है। आप ड्रोन का जिक्र इस दौर में मत कीजिएगा, क्योंकि सरकार ने शुरू में बताया जरूर, लेकिन बाद में तो वापस ले लिया। इस दौर में आप बैंकों के घपले घोटाले या एनपीए का बढ़ना और उसको रिटर्न ऑफ कर देना, इसका जिक्र मत कीजिएगा, क्योंकि उस दौर में लगभग 29 लाख करोड़ के एनपीए का होना, 18 लाख करोड़ के लगभग एनपीए को रिटर्न ऑफ कर देना, बैंकों का मर्जर करना, ये सारी परिस्थिति घोटाले काले धन में शरीक मत कीजिए। उनका भी जिक्र मत कीजिए जो पैसा लेकर भाग गए, जिनकी तादाद और जिनका नाम बड़े उम्मीद और आश्रय से अब भी लिया जाता है, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे मेहुल चौकसी हो।
या इसकी फहरिस्त में और भी कई नाम हैं। हमें लगता है कि इन सब से हटकर आज उस घोटालों का जिक्र उसी तरीके से करना चाहिए जैसे सबको पता है कि चारा घोटाला हुआ था, कोलतार का स्कैम हुआ था। अलग अलग राज्यों की अलग अलग फहरिस्त का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री 2014 से पहले कोयला स्कैम का भी जिक्र कर रहे थे और 2G स्कैम का भी जिक्र कर रहे थे। लेकिन आज जिस फहरिस्त को हमको लगता है आपको जानना चाहिए, उसके एक एक पन्ने को याद करते चले जाइए। और हम जो आपको बता रहे हैं, हमारी पूरी टीम ने इस देश में छपी उन तमाम रिपोर्ट्स को जमा किया है जिसके आधार पे पूरी रिपोर्ट लिखी गई। उन अखबारों की फहरिस्त में इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया है और इसके अलावे इंडिया टुडे मैगजीन है। कई जगहों पर कई मैगजीन, अखबार, सबका जिक्र है जहां पर इन स्कैम का जिक्र उस साल की रिपोर्ट्स के आधार पर आप भी परख सकते हैं। लेकिन आप भूल गए होंगे इस दौर में, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो इस देश के विपक्ष को जेल में भरने की गारंटी ली है। तो आइए एक गारंटी दूसरी गारंटी के साथ टकराए तो क्या होता है। राज्य दर राज्य, स्कैम दर स्कैम, लेकिन क्या ये फाइल खुलेगी या नहीं खुलेगी। बुंदेलखंड पैकेज स्कैम, 7,400 करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना था वो नहीं हुआ। पूरी रिपोर्ट अखबार ने छापी और बताया ये कितना बड़ा स्कैम किस रूप में हो गया। जिस वसुंधरा सरकार के स्कैम का जिक्र सचिन पायलट कर रहे हैं और अशोक गहलोत कोई कार्रवाई इस दौर में करते नजर नहीं आते हैं, कि अगर उस दौर की फाइल खोलना शुरू कीजिएगा तो दर्जनों स्कैम आपके सामने होंगे। बजरी स्कैम था, भामाशाह हेल्थ इंश्योरेंस स्कैम था, 17,000 स्कूलों, सरकारी स्कूलों को एक साथ बंद कर देने की परिस्थिति थी। और मध्य प्रदेश उसके बगल में चले जाइएगा तो वहां पर ई टेंडर का स्कैम हुआ था, डीमैट स्कैम हुआ था, वहां पर व्यापम स्कैम हुआ है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी स्कैम हुआ है। कोई पूछने वाला इस दौर में नहीं मिलेगा। बिटकॉइन स्कैम गुजरात में होता है, बिल्डिंग स्कैम गोवा में होता है, कायमैन आइलैंड एफडीआई स्कैम बाकायदा देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के जुड़े बेटे के साथ जुड़ जाता है जो एफडीआई स्कैम हुआ था। इसकी भी पूरी रिपोर्ट अखबारों में दर्ज है। पंकजा मुंडे कांग्रेस में आ रही है, नहीं आ रही है, इसको लेकर बहस जरूर चल रही होगी और स्वागत कांग्रेस करने को तैयार भी होगी। लेकिन चिक्की स्कैम भूल सकते हैं क्या? नहीं भूले होंगे। डीडीसीए स्कैम जो दिल्ली में हुआ था, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के भीतर 16,000 रुपए का एक लैपटॉप पर डे के लिए किराए पर लिया गया, 3,000 रुपए में प्रिंटर प्रतिदिन के किराए पर लिया गया और जो पूजा की थाली थी उसकी रकम 5,000 रुपए बताई गई थी। क्या उसको स्कैम माना जाए या ना माना जाए? जो फायर स्ट्रिंगर स्कैम था महाराष्ट्र के भीतर, इस वक्त बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर विनोद तावड़े हैं, लेकिन उस समय एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे और कोई ई टेंडर नहीं निकाला गया। पूरी रिपोर्ट छपी और लगा पूरा का पूरा स्कैम ये हो चला है। गुजरात के भीतर जो ग्राउंड नेट स्कैम था 4,000 करोड़ का 2018 का। गोवा के भीतर जीएसडीआईसी का जो सड़क का स्कैम था लगभग 72-73 करोड़ का। जीएसडीआईसी कंसल्टेंट स्कैम हुआ, हाउसिंग स्कैम हुआ, यहां तक कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो 2014-15 का हुआ था उसमें भी 5 करोड़ के स्कैम की पूरी रिपोर्ट छपी। लेकिन हर कोई भूल गया। मध्य प्रदेश में गैर कानूनी तरीके से सैंड माफिया हजारों करोड़ का खेल यहां हो गया 2017 में, हर कोई भूल गया। गुजरात के भीतर इंडी गोल्ड रिफाइनरी स्कैम 2014 का है, हर कोई भूल गया। यहां तक कि देश के गृह मंत्री के बेटे का भी तो एक मामला सामने आया था। 50,000 के टर्नओवर से बढ़कर कैसे 80 करोड़ का टर्नओवर हो गया। बड़ी बड़ी तरीके से रिपोर्ट भी उस दौर में छपी कि 16,000 गुना नेटवर्क कैसे बढ़ सकता है, लेकिन बात रफा दफा हो गई। इस दौर में अरुणाचल प्रदेश के भीतर किरण रिजिजू, इनका नाम भी जुड़ा था कैमैंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट स्कैम से। तकरीबन 450 करोड़ का ये खेल था, लेकिन हर कोई भूल गया। गुजरात के भीतर ही मौजूदा वक्त में गवर्नर आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश में है, उनकी बेटी अनार पटेल, इसकी तो पूरी रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस ने शब्दशः छापी थी, इकोनॉमिक्स टाइम्स ने छापी थी और बताया था कैसे ये लैंड स्कैम हुआ है और 422 एकड़ जमीन जो दे दी गई उसमें 92% का डिस्काउंट दिया गया, यानी 15 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से जमीन दी गई, जबकि स्टैंप ड्यूटी रेट उसी समय जो था वो 180 रुपए था। कितना बड़ा स्कैम था, लेकिन खामोशी बरती गई। प्रधानमंत्री जब एक एक स्कैम का जिक्र कर रहे थे तो हमने ध्यान दिया
सारे स्कैम का जिक्र 1998 से लेकर 2014 तक के बीच का जिक्र था। और इस दौर में जब स्कैम का हम जिक्र कर रहे हैं तो आपको जानकर हैरत होगी, हमारी टीम ने बताया कि बता दीजिएगा, हम लोग के पास 202 स्कैम की लिस्ट है जो इस दौर में अलग अलग जगहों पर बीजेपी शासित राज्यों में हुआ उसी टाइम पीरियड के भीतर। लेकिन जिन बातों का जिक्र करना है उसमें लैंड स्कैम उत्तराखंड में होता है जब पोखरियाल थे वहां के सीएम, कर्नाटक में होता है सदानंद गौड़ा का नाम आता है, गोवा में होता है जब दिलीप मालवांकर का नाम आता है जीआईडीसी के जरिए, छत्तीसगढ़ में होता है वहां बृजमोहन अग्रवाल का नाम आता है। ये सारी अखबार की रिपोर्ट्स के जरिए चीजें आपके सामने रखी जा रही है। राजस्थान के भीतर एलईडी स्कैम 2017 का है, वसुंधरा की सरकार थी उस समय। मध्य प्रदेश के भीतर जो व्यापम स्कैम था उसकी जो पूरी की पूरी विस्तार है, अलग अलग डिपार्टमेंट को लेकर ये पढ़ना शुरू कीजिएगा तो हैरत में आ जाइएगा। नर्मदा प्लांटेशन स्कैम भी 2017 में हुआ था। वृक्षारोपण को लेकर भी स्कैम हो जाए हजारों करोड़ का, यह मध्य प्रदेश में हुआ था। गुजरात के भीतर नानो प्लांट, इस बात का जिक्र तो होना चाहिए। मारुति की इंडस्ट्री लगी थी एक साइन और एक फोन को लेकर और 900 रुपए प्रति स्क्वायर जमीन दे दी गई थी। 1100 एकड़ की जमीन थी और पता चला कि राज्य के खजाने को तकरीबन 33,000 करोड़ का चूना लग गया। जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली क्योंकि विकास के रथ पर सवार प्रधानमंत्री बनने को तैयार थे उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। और गुजरात के भीतर ही ओएनजीसी स्कैम, सीबीआई ने 13 अधिकारियों को धरा भी था उस वक्त और उस स्कैम का जिक्र 2018 का है। 80 करोड़ का जिक्र हुआ है सीबीआई की फाइल में। और पीयूष गोयल के नाम से जो मंत्री हैं उसको लेकर कांग्रेस ने कई मुद्दों को उठाया कि किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, शिरडी कंपनी के जरिए किस तरीके से अपनी कंपनी को लाभ दिलाने को लेकर क्या है। लेकिन सारे मामले इसलिए दब गए क्योंकि सारे मामले इसलिए नहीं उठे क्योंकि कोई उठाने वाला नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा है तो हर कोई बोलेगा, हमने भी दिखाया, हमने भी बोला और जानकारी दी। यकीनी तौर पर इस देश के जो भी करप्ट लोग हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, उनको तो जेल में डालना ही चाहिए। फिर ऐसी कौन सी बात है कि जिनका नाम खुद आप ले रहे हैं वो डिप्टी सीएम बन जा रहे हैं और ईडी उनके खिलाफ चार्जशीट में लिख रही है हाँ ये आरोपी हैं। ऐसी परिस्थिति इस देश में पहले खुले तौर पर नहीं थी, छुप छुपा के होती थी। इस दौर में स्पेक्ट्रम स्कैम का जिक्र भी जरूरी इसलिए है क्योंकि 2G स्कैम का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। लेकिन हम स्पेक्ट्रम स्कैम का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि 2016 में बकायदा सीएजी की रिपोर्ट थी जिसमें इस बात का जिक्र था कि 45,000 करोड़ का लॉस कैसे हुआ है और इरेगुलरिटीज जो हुई है वो कुल मिला के 69,381 करोड़ के खेल के भीतर हुई है। ये सीएजी की रिपोर्ट है। 2016 में सीएजी रिपोर्ट स्पेक्ट्रम स्कैम को लेकर कहती है। महाराष्ट्र के भीतर तुअर दाल जो होती है उसका स्कैम 4,000 करोड़ का। गुजरात के भीतर में नवसारी कृषि विश्वविद्यालय जो है उसकी जमीन 5 सितारा होटल बनाने को लेकर दे दी गई और 65,000 स्क्वायर मीटर की जमीन दे दी गई। सरकारी खजाने को नुकसान तकरीबन 426 करोड़ का हुआ। यह भी खबर आई लेकिन दब गई, कहीं गायब हो गई। गुजरात के भीतर ही वाटर बोर्ड स्कैम 2017-18 का है, 340 करोड़ का है। मध्य प्रदेश के भीतर है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, मध्य प्रदेश का लगभग 8,017 करोड़ का नुकसान स्टेट एक्सचेंजर को हुआ, कोई पूछने वाला नहीं। इतनी लंबी फहरिस्त अगर राज्य दर राज्य हम देखते चले जाते हैं तो कुछ सवाल बड़े व्यापक तौर पर देखने चाहिए क्योंकि जब स्कैम हो रहे हैं, ब्लैक मनी का इस दौर में जिक्र नहीं हो रहा है, जबकि सरकार बनते ही पहले दिन ब्लैक मनी का जिक्र हुआ था ये कहते हुए कि हम एसआईटी बना रहे हैं और उस लिफाफे का जिक्र हुआ था जिसको मनमोहन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपा था। उन लिफाफों में किन का नाम था वो आज तक सामने नहीं आया। अगर आप इस फहरिस्त में जाएंगे तो इस देश के 8,000 के करीब लोग जो ब्लैक मनी से जुड़े हुए और अलग अलग रिपोर्ट्स में उनका जिक्र है, चाहे वो लिंचस्टाइन पेपर हो, चाहे विकीलीक्स हो, चाहे एसएसबीसी हो, चाहे ऑफशोर का पेपर हो जो 2014 तक आए। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखिएगा तो लग्जमबर्ग पेपर क्या कहता है, स्विस बैंक का डाटा क्या कहता है, बहमास का डाटा क्या कहता है, पनामा पेपर में जो 500 नाम थे वो क्या कहते हैं, पैराडाइज पेपर क्या कहते हैं जिसमें 714 लोगों के नाम थे, पंडोरा पेपर क्या कहते हैं जिसमें 300 लोगों के नाम हैं। इसमें तमाम पॉलिटिशियंस, तमाम कॉरपोरेट, तमाम बिजनेसमैन, तमाम रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग जो इनकी फहरिस्त इस देश के भीतर में है, क्यों नाम सामने नहीं आ पाते। और इनसे जुड़ी हुई रकम को अगर जोड़ते चले जाइएगा तो हो सकता है आपके सामने इतनी बड़ी रकम उभर कर सामने आ जाए, आप कहेंगे अच्छा 20 लाख करोड़ का जिक्र कर रहे थे, ये रकम तो बहुत छोटी है।
दरअसल अब इस बात को समझने की जरूरत है कि 2024 की दिशा में बढ़ते हुए कदम क्यों उस पूंजी पर आकर टिक गए हैं जिस पूंजी की हेरफेर में सत्ता पर कोई निगाहबानी कर नहीं सकता है, सत्ता को लेकर कोई सवाल कर नहीं सकता है, क्योंकि संस्थान उसके पास, नियम कायदे उसके पास। विपक्ष इतना कमजोर और डरा हुआ है कि उसकी यह हैसियत नहीं कि अपने राज्यों में ही कार्रवाई कर ले। क्या उसने कार्रवाई की राजस्थान के भीतर जो दर्जनों मामले वसुंधरा राजे को नहीं की? क्या बघेल ने अपने तौर पर कार्रवाई की जो आधे दर्जन से ज्यादा सीधे सीधे रमन सिंह को कटघरे में खड़ा करते हैं, जो तमाम करप्शन वहां पर हुए छत्तीसगढ़ के भीतर? पता नहीं की नहीं की, नहीं की होगी, नहीं तो जेल में होना चाहिए था। और प्रधानमंत्री खुले तौर पर कहते हैं कि हम जेल में डाल देंगे। तो एक क्षण के लिए खाली यह समझिए कि भारत की राजनीति पैसे में कैसे घुल मिल गई है और इस दौर का खेल कितना व्यापक गुजरा है। क्योंकि 1992 में इस देश में पहला चुनाव हुआ और 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ। इस दौर में जो पॉलिटिकल मनी जो सीधे सीधे इंडस्ट्रीज के जरिए आ रही थी, कॉरपोरेट के जरिए आ रही थी, उसका लगभग दोगुना ज्यादा 1991 के इलेक्शन के बाद से 2013 तक हुआ है, दुगुना। लेकिन 2013 के बाद से 2023 तक के दौर में आप जब खड़े होंगे तो आप हैरत में आ जाएंगे कि कितना गुना किया जाए, कि इतना गुना ज्यादा पैसा खर्च हो गया। इसको आसान शब्दों में समझें तो 2014 से एक आंकड़ा सरकार बताती है, या कहीं इनकम टैक्स बतलाता है, या कहीं इलेक्शन कमीशन बतलाता है कि 2004 से 2013 तक 550 करोड़ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो पता नहीं कहां से आती है, कहां खर्च हो जाती है। 2013 से 2015 के बीच में 800 करोड़, 2018 से 2019 के बीच में 1200 करोड़ और 2014 से 2023 के बीच में पता नहीं 25 से 50 हजार करोड़ के बीच का खेल है ये सब कुछ। और ये सारी चीजें अगर चल रही है तो इसके पीछे क्या ये माना जाए कि जब चुनाव आयोग ये खुले तौर पर जानकारी देता है कि इस दौर में 15,000 करोड़ रुपए अज्ञात सोर्स से पॉलिटिकल फंडिंग हो गई और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसके मतलब क्या है? और जब ये जानकारी मिलती है कि इस दौर में जो भी बैंकों से कर्ज लिया गया उस कर्ज का कितना ज्यादा हिस्सा रिटर्न ऑफ यानी माफ कर दिया गया, उस बैंक की बुक को ठीक करने के लिए क्या क्या सरकार ने कानून बना दिए, रिजर्व बैंक ने किस तरीके से अपनी आंखों पर हथेली रखी और किस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया में इस देश के भीतर में जो बिलियनियर्स थे वो कर्ज लेकर इस देश को छोड़कर भाग गए, जिनकी तादाद 8,000 से ज्यादा की है। तो क्या ये पूरी की पूरी इकोनॉमी, यानी इससे पहले जो स्कैम और ब्लैक मनी का जिक्र होता था, अगर उसको एक सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया तो शायद इसीलिए ब्लैक मनी को लेकर 2019 के बाद से संसद में कोई चर्चा नहीं हुई। सवाल एक दो जरूर पूछ लिए गए लेकिन उसके जवाब भी लिखित तौर पर देख के चुप्पी साध ली गई, क्योंकि पता नहीं पार्लियामेंट के भीतर जवाब देने आएंगे तो फिर कोई अलग से सवाल पूछ लेगा और बोलेगा कि एक सवाल तो जोड़ा हुआ होना ही चाहिए, जवाब दीजिए इसका। तो इस देश के भीतर में जब इस इकोनॉमी के आश्रय चीजें चल रही है तो आखिर के 3-4 सवाल सबसे बड़े होते हैं। इस देश की राजनीति कितनी करप्ट है और उस करप्ट राजनीति को आगे बढ़ाने का काम राजनीति कैसे करती है, और उस राजनीति ने जब भ्रष्टाचार किया और उसको लेकर जब इस देश में तमाम स्कैम सामने आने लगे तो 2014 के बाद यह माना गया कि अब स्कैम को सामने मत आने दीजिए, जिक्र ही मत कीजिए कि यह स्कैम है, उसको कुछ लीगल एस्पेक्ट में आप चीजों को रखने की शुरुआत कीजिए। तो इसीलिए एनसीएलटी बनता है, इसीलिए आईबीसी बनाया जाता है, इसी तरह दुनिया भर के कानून जो भारत के भीतर में जो रेड कारपेट के तौर पर उसको कन्वर्ट कर दिया गया, जो रुकावट डालते थे। ऐसी परिस्थिति खत्म की गई जहां पर हुआ कि अब ऑफशोर तो होता ही नहीं है, बाहर से कोई भी छुपे छुपाए पैसा रोटेट कर ही नहीं सकता। ये सारी चीजें जब परोसी गई और रखी गई तो कुछ डाटा हमारे टीम ने कहा कि जानकारी दीजिए। इस देश के भीतर में एक वक्त पेट्रोल पंप का लाइसेंस मिल जाना बड़ी बात थी। 60,779 पेट्रोल पंप इस देश के भीतर है, लेकिन क्या आपको जानकारी है कि पॉलिटिशियंस के परिवार के पास इस 60,000 में से 30,966 पेट्रोल पंप परिवारों से जुड़े हुए हैं, जो कि राजनीति में है। छोटी राजनीति हो बड़ी राजनीति हो, लेकिन उनसे जुड़े हुए हैं।
जो राजनीतिक सत्ता है वो कैसे चंद हाथों में आ गई, वो नौकरशाही भी कैसे चंद हाथों में आकर सिमट गई, कैसे जो जांच एजेंसियां थी वह भी चंद मिनिस्टर्स और चंद ब्यूरोक्रेट के आश्रय इस देश में चलने और रेंगने लगी। यानी इस दौर में जो खनिज संपदा की लूट हो रही है, जो कौड़ियों के मोल कॉरपोरेट को ट्रांसफर किए गए तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरा का पूरा ढांचा, इस दौर में जो भी प्राइवेटाइजेशन या मोनेटाइजेशन की दिशा में सरकार ने जो कदम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मंत्रालयों में ये कहकर बढ़ाया कि इसके अलावे हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम ये सब नहीं संभालेंगे, निजी हाथ ये मामला संभाले, हम सिर्फ निगरानी रखेंगे। निगरानी का मतलब कहीं कमीशन तो नहीं था, या कमीशन तो नहीं है, क्योंकि पैसा ले लिया गया, पैसा दे दिया गया। संपत्ति इस देश की पूंजी, कल कोई दूसरी सरकार होगी, परसों कोई दूसरी सरकार होगी, लेकिन कोई एक सरकार अगर खुद को देश मानने लगे तो फिर सिस्टम जो होता है वो सरकार का सिस्टम उस पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम होता है। इसीलिए जब इन घटनाओं का जिक्र होता है तो इसमें जो फेडरल टैक्स और ब्लैक मनी पर रखने वाली निगाहें जो इंटरनेशनल मीडिया है वह इस बात को खुले तौर पर बताती है कि दुनिया के बाजार में भारत से निकलने वाली पूंजी की तादाद बढ़ रही है। और दुनिया के अलग अलग देशों में, खास तौर से जो अलग अलग देशों का जिक्र होता है उसमें मॉरिशस होता है, फ्रांस होता है, बहमास है, उसमें हांगकांग है, जर्मनी है, लग्जमबर्ग है, वेस्ट इंडीज, इन तमाम देशों के बैंकों में और भी कई आइलैंड्स हैं। इन जगहों पर भारत से निकली हुई पूंजी, जो भारत जब डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है तो वो कैसे रोटेट होकर भारत के बाजार में वाइट होकर आता है, तो शायद एक सवाल आखिर में विपक्ष की ब्लैक मनी और सत्ता की व्हाइट मनी। और ब्लैक मनी उस दौर की जब 2014 से पहले की सत्ता इस देश में, और व्हाइट मनी उस दौर की जब 2014 के बाद की सत्ता इस दौर में। ब्लैक मनी की रकम के मुकाबले व्हाइट मनी की रकम अगर दुगने से ज्यादा होगी तो उसको व्हाइट, अगर इतनी बड़ी मनी किसी सत्ता के हाथों में है तो फिर विपक्ष की क्या हैसियत है। सबको जेल में तो डालना ही चाहिए, लेकिन सबको, जो करप्ट है उसको, और सारी फाइल कम से कम 21वीं सदी की खुल जाए। यानी सन 2000 के बाद से इस देश के जिन जिन राज्यों में जो जो स्कैम हुए हैं उस स्कैम को लेकर जो पॉलिटिशियंस हैं उनको जेल में डाला जाए, तब हम आप सवाल करेंगे बचा। बहुत बहुत